हेलो गाइस, आज हम 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जलवायु को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र के अगर हमें प्राकृतिक पर्यावरण को जानना हो तो उसमें 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम भारत के प्राकृतिक पर्यावरण को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है और दूसरी होती है वहाँ का पोहा तंत्र कैसा है। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी होती है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु को अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो देखते हैं आगे। जैसे 2 शब्द आते हैं इसमें, एक होता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कम समय के लिए जो उपयोग किया जाने वाला शब्द होता है वो मौसम होता है, जबकि लंबे टाइम के लिए जो शब्द उपयोग में लाया जाता है वो जलवायु होती है। और जलवायु और मौसम दोनों के मुख्य तत्व जो होते हैं जिन पर ये आधारित होता है, क्योंकि ये दोनों शब्दों का मतलब एक ही है लेकिन टाइम के हिसाब से इनको मतलब इनकी पहचान की जाती है। जैसे अगर हमें देखना हो कि आज का, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज की जलवायु कैसी, बल्कि हम ये कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है। वैसे ही हम ये भी देखते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। इसका मतलब है कि वहाँ जिस वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो उस क्षेत्र के लंबे टाइम का जो मौसम होगा उसका औसत, यानी कि उसका जो टोटल निकल कर के आएगा मौसम का, वो जलवायु कहलाएगा। और इन दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए इन पर जो मतलब इनके लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये दोनों एक ही होते हैं। यानी कि मौसम के लिए भी मौसम जानना हो तब भी इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर हमें जलवायु जाननी हो तब भी हमें इन दोनों चीज़ों इन सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा हम देखते हैं कि कुछ सप्ताह, महीने इन सब के लिए अगर हम यूज़ करते हैं वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, या आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि इस आधार पर ही जो ऋतुएं होती हैं उनको बांटा जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इस प्रकार से। तो विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब हम पूरा जो हमारा विश्व है वो अलग अलग जलवायु इसमें बांटा गया है, लेकिन हमारा, क्योंकि हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इस वाली बुक में, तो हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, क्योंकि हम मतलब भारत की बात कर रहे हैं। तो इसलिए भारत की जलवायु को हम जानेंगे। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। एशिया से इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व से पाई जाती है। मतलब क्या है, जो एशिया महाद्वीप है पूरा, मान लीजिए लगभग ये कुछ इस प्रकार का है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग कुछ इस प्रकार का है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा भारत है। तो इसका जो दक्षिणी भाग होगा तो ये हमारा भारत कहलाएगा, और इसका दक्षिण पूर्वी यानी कि इधर वाला जो क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर में थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलते हैं तो चीन है, ऐसे ही और बाकी देश हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत, चीन, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले एशिया के जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र हैं वो वहाँ की जो जलवायु वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य प्रतिरूपों में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। 2 महत्वपूर्ण जो भिन्नताएं, मतलब अगर हमें किसी भी क्षेत्र के जलवायु को जानना है, अभी देखें जलवायु को जानने के लिए भी 2 चीज़ों की आवश्यकता है। मेन हैं तो तत्व काफ़ी सारे, लेकिन जो मेन है वो 2 ही हैं, एक है तापमान और एक है वर्षण, यानी कि ये दोनों हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो भारत देश है उसके अंदर अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में तापमान कितना कितना हो सकता है और वर्षा भी कितनी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, गर्मी में, जब हम गर्मी में देखते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान में जो मतलब
तापमान है गर्मी के मौसम में वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि जम्मू कश्मीर में, गर्मी की ही बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्दी के मौसम की, तो सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर का जो द्रास है वहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तापमान। कब? सर्दी के मौसम में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के द्रास में। जबकि जो केरल है, केरल का त्रिवेंद्रपुरम है, वहाँ का जो तापमान है सर्दी के मौसम में 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गर्मी और सर्दी दोनों के मौसम में कितना कितना अंतर हो सकता है जलवायु में और वहाँ के तापमान में। अब देखें तो कुछ मतलब ऐसे भी क्षेत्र होते हैं वहाँ जहाँ पर रात और दिन का में बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दिन और रात में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है तापमान में, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दिन और रात का तापमान लगभग एक समान जैसा रहता है। जैसे जो राजस्थान है वहाँ पर जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर दिन में तो तापमान होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात का जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिन और रात के अकॉर्डिंग होता है। जबकि जो हमारे भारत देश का ही, ये देखिए ये हमारे भारत देश का ही है थार का मरुस्थल राजस्थान में, और जबकि भारत का ही हिस्सा जो दूसरा है केरल में, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये मतलब ये द्वीप समूह है, ये राज्य नहीं है। इसमें इन दोनों में जो तापमान है दिन और रात का लगभग बराबर रहता है, यानी कि रात और दिन में का जो तापमान है उसमें ज़्यादा कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया हमारा तापमान की बात। अगर हम बात करते हैं वर्षण की, यानी कि वहाँ पर कितनी वर्षा होती है, अलग अलग हमारा जो भारत है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कैसी कैसी वर्षा पाई जाती है। तो वर्षण के रूप तथा प्रकार ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भिन्नता होती है। किन किन चीज़ों से देखने को मिलती है? एक तो वर्षण के रूप, यानी कि किस रूप की वर्षा है, और प्रकार, ये किस प्रकार की वर्षा है, कितनी मात्रा में है वर्षा, और कौन से ऋतु में है, ऋतु के अनुसार भी यहाँ पर देखने को मिलती है वर्षा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले भारत का जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में अर्थात बर्फ़ के रूप में होता है, तथा देश के जो शेष भाग हैं, यानी कि हिमालय को छोड़ करके बाकी जो पूरा देश है वहाँ पर मतलब बारिश के रूप में ही वर्षा होती है, वर्षा के रूप में ही वर्षण होता है, और बस हिमालय ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पर बर्फ़ के रूप में यानी हिम के रूप में वर्षा होती है। तो क्योंकि ये हिमालय के ऊपर जो मतलब वर्षा हिम के रूप में हो रही है, उसका कारण है कि वहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है बहुत ऊंची, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वत लगभग 6000 मीटर ऊंचा है, तो इस वजह से वहाँ का तापमान बहुत ठंडा होता है। और जब बादल में से बारिश गिरती है, पानी गिरता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बर्फ़ का रूप ले लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एकदम बर्फ़ के रूप में वहाँ पर वर्षा होती है हिमालय पर्वत में। और बाकी जो पूरा देश है वहाँ पर वर्षा के रूप में ही वर्षण होता है। अब हम देखते हैं कि वार्षिक वर्षण में भिन्नता के अलग अलग मतलब कितनी कितनी हो सकती है। ये तो हमने देख लिया कि किस किस रूप की होती है, रूप देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रकार की। प्रकार क्या होता है? मतलब जैसे भारत देश है, भारत देश का जो मेघालय है जो पूरब में स्थित है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इधर का जो पूरब वाला क्षेत्र है भारत का, जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो 400 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि जो भारत का ही जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, बिल्कुल एकदम पश्चिम वाला, तो राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्व में, भारत के पूर्व में, और सबसे कम वर्षा भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान, वहाँ पर होती है। कितनी 400 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखें कि वर्षा को सेंटीमीटर में क्यों मापा जा रहा है। इसको मतलब वर्षा तो एक पानी का रूप है, फिर आखिर इसको सेंटीमीटर में क्यों? इसका एक रीज़न होता है कि क्योंकि वर्षा जो होती है वो पानी के रूप में जिससे ऊपर से गिरती है, आकर के जब ज़मीन पर गिरती है। अब ऐसा तो मापेंगे नहीं कि कितनी मतलब कहाँ कितनी दूरी से गिरी, वो तो हम नापेंगे नहीं, बल्कि ये नापते हैं कि जैसे पानी यहाँ पर गिरता है हमारी पृथ्वी पर, तो जब वर्षा होती है ज़मीन पर गिरती है तो उसको ऐसे मापा जाता है
कि वहाँ पर कितनी ऊंचाई तक वर्षा मतलब कितनी पृथ्वी के कितने ऊपर तक वर्षा इकट्ठी हो गई, पानी इकट्ठा हो गया। मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी सड़क है कि वहाँ पर साइडों से या कहीं को भी पानी नहीं जा सकता, सिर्फ अगर पानी बारिश होगी तो वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। तो उस क्षेत्र में जो पानी इकट्ठा होगा तो वो कितनी मतलब ज़मीन से कितने ऊपर तक इकट्ठा होगा, उसको मापा जाता है कि अगर 10 सेंटीमीटर तक इकट्ठा हुआ है या फिर 400 सेंटीमीटर तक इकट्ठा हुआ है, तो ऐसे करके मापा जाता है। जितना ऊंचा 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 पानी होगा, मतलब जहाँ तक कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम देखते हैं कि हमारे मतलब इतना इतना पानी होता है कि कहा जाता है कि मतलब पूरे पैर डूब जाएंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे घुटने डूब जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन से ऊपर तक अगर हम उसको नापें कि पैर तक आ रहा है कि घुटने तक आ रहा है, उसको अगर हम सेंटीमीटर से नापें तो तब उसको मतलब समझ सकते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है या फिर 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो इस तरीके से इसको मापा जाता है। फिर हम देखते हैं देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अगर हम देखें कि कब कब वर्षा होती है, तो ज़्यादातर हमारा जो भारत देश है वहाँ पर हमारे पूरे भारत देश में जून से लेकर सितंबर तक ज़्यादातर वर्षा होती है। लेकिन जो तमिलनाडु का तट है वहाँ का पर वर्षा जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है ज़्यादातर, है ना। तो मतलब जो तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु का तट, वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में, बाकी जो हमारा पूरा देश है वहाँ पर जून और सितंबर में वर्षा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, फिर हमारा जो भारत है उसके जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तापमान है उनका अंतर कम होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो या फिर दिन हो या रात हो, लगभग 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही 2-4 डिग्री का ही अंतर होता है। ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी अंतर कम होता है वहाँ पर, वहाँ के तापमान में। तो जो इसी वजह मतलब तटीय जो क्षेत्र होते हैं, जबकि जो देश के आंतरिक भाग हैं, यानी कि जो देश का जो बीच का भाग है वहाँ पर जो मौसम है ऋतुनिष्ठ है, उसमें अंतर बहुत अधिक होता है। वहाँ के मौसम में, वहाँ की ऋतु में अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी और काफ़ी कम टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी मैदान है उसके बाद में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, जितना हम पश्चिम की ओर जाएंगे उतनी वर्षा की मात्रा घटेगी। जैसा कि यहाँ पर हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखा है कि जितना हम पूर्व में थे मिज़ोरम में, फिर उसके बाद जितना हम पश्चिम की तरफ गए तो वो घटता ही गया, और सबसे लास्ट में जब हम राजस्थान में आ गए तो वहाँ 10 सेंटीमीटर देखने को मिला। इस तरीके से वर्षा की मात्रा जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घटती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, यानी कि इतनी सारी विविधता हैं, ये सारी जो विविधताएं हैं लोगों के जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और विभिन्न भिन्नताएं लाती हैं। जो विभिन्नताएं हमें भोजन और वस्त्र और घरों के प्रकार में दिख जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो राजस्थान है वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और छत होती हैं बिल्कुल चपटी, ठीक है। मतलब कि खूब मोटी दीवार होंगी, इस ऐसा इसलिए होता है ताकि वहाँ का जो तापमान है, क्योंकि मोटी जो दीवारें होती हैं उससे क्या होता है कि बाहर का तापमान जल्दी से अंदर नहीं आ पाता, यानी कि बहुत ही कम असर होता है अंदर आने का, बाहर का बाहरी तापमान रह जाता है। क्योंकि वहाँ के लोग गर्मी के मौसम से बचने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए, उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से बचने के लिए मोटी मोटी दीवार वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मतलब जलवायु है अलग अलग प्रकार की, इसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। जैसे जो कुछ प्रमुख जो कारक हैं वो 6 हैं। एक है अक्षांश, तुंगता मतलब की ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। तो अब हम देखते हैं इसको, सबसे पहले अक्षांश से शुरू करते हैं। यहाँ पर अक्षांश पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता है जब भी कोई व्यक्ति घटता है। यहाँ तक मतलब ये है कि जिस अक्षांश के अनुसार भी ये जो
तापमान है, वर्षा है, वो बदलती है। क्योंकि जब हम विषुवत रेखा को देखते हैं तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम सामने से एकदम सीधी किरणें उसकी पड़ती हैं, जिस वजह से वहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ से वहाँ की जो अक्षांश होंगी, उसके विषुवत रेखा के आसपास की जो अक्षांश होंगी, वहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा होगा। जितने हम ध्रुवों के पास जाएंगे तो वहाँ की जो अक्षांश होंगी तो वहाँ का जो तापमान है वो मतलब कम होगा, यानी कि वहाँ का जो तापमान है वो कम होता है। तो इस तरीके से अक्षांश भी जो है वो मतलब प्रभावित करती हैं ये जलवायु को। अब है ऊंचाई। जैसे हम ऊंचाई, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की ऊंचाई सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती है तथा तापमान घटता जाता है। जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायु जो है, क्योंकि वायु हमारे आसपास में पाई जाती है, जितना हम ऊपर को उठेंगे तो वायु को जो है कम होगी। वायु कम होगी तो गर्मी भी कम होगी, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर का जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से जितना हम ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर हमें ठंडा देखने को मिलता है, और जितना हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर तापमान जो है वो गर्म देखने को मिलता है। इसी वजह से जो लोग हैं जो इधर उधर घूमते हैं वो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं घूमने के लिए गर्मी के मौसम में। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु एवं समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। मतलब यह है कि वायुदाब का मतलब है कि जैसे जब गर्मी का मौसम होता है तो वहाँ का जो वायुदाब होता है वो वायुदाब होता है, और जब ठंड का मौसम होता है तो वहाँ का जो वायुदाब है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, जैसे कोई भी भारी तौलिया अगर हम कोई भी अगर तौलिया को हम पानी में डुबो दें तो फिर वो जो है वो भारी हो जाती है, यानी कि वहाँ पर का जो दाब है उस पर वो उच्च वायु दाब लगता है। और अगर हम उसी तौलिया को अगर हम धूप में सुखा दें तो फिर वहाँ का जो तापमान है वो वो उसका जो तौलिया होगी धूप में अगर हम डाल देते हैं तो वो जो है वो हल्की हो जाती है, यानी कि वहाँ का जो दाब है वो निम्न वायु दाब हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो वायु दाब होता है। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराओं को। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बहती है तथा तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम महासागरीय धाराओं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ भी चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, यानी कि जब कोई भी हमारी जो मान लीजिए वाली जैसे हमारी पृथ्वी है तो इसका जो भूमध्य क्षेत्र है यहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो चलने वाली जो धाराएं होती हैं वो गर्म जल धाराएं होती हैं, यानी कि यहाँ से इधर को जो धाराएं चलेंगी ध्रुवों की तरफ को वो गर्म जल धाराएं होंगी, और जो भी ध्रुवों से यहाँ को भूमध्य सागर की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी जल धाराएं होंगी। तो इस तरीके से इसका जो तापमान है वो इधर उधर बदल जाता है। ये इसी वजह से ये तापमान पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित होते हैं। अंत एक जलवायु नियंत्रण का एक और का तत्व है, वो है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का ऊंचा या नीचा होना। मतलब कि किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र की वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, यानी कि अगर हम देखें जो हमारा जो भारत है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है, स्थलाकृति काफ़ी ऊंची नीची है हमारे भारत के अंदर। तो ये जो है मतलब उच्चावच कहलाएगा कि ऊंची नीचा जो इतना सारी स्थलाकृति हैं। तो यहाँ पर जो चलने वाली जो यहाँ का जो तापमान होगा, यहाँ पर जो वर्षा होगी, पवन होगी, ये सब मतलब उच्चावच कहलाएंगे, यानी कि यहाँ पर
उच्चावच का मतलब ही होता है कि ऊंचा नीचा होना, कि कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, तो वहाँ का जो तापमान है उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, उसी के हिसाब से उसी के अनुसार बदल जाता है। यानी कि इस प्रकार से जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो मतलब जब हम हिमालय पर्वत पर जाते हैं, नहीं ऊंचे स्थान पर जाते हैं, ऊंचे चाहे पहाड़ियाँ हों या फिर ऊंचे पर्वत हों, तो अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी ठंडी देखने को मिलती है। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं, तो वहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी गर्म देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मतलब नीचा है, और वहीं पर जो अरावली पर्वत है वो ऊंचा है तो वो ठंडा होगा, और जो नीचे का जो रेगिस्तान है वो गर्म होता है। इस तरीके से यानी कि जितना हम ऊंचे ऊंचे की तरफ जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, तो वो ठंडा होगा, और जब हम राजस्थान में जाएंगे तो वो गर्म होगा। तो इस तरीके से ये मतलब उच्चावच भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं जलवायु पर। अब हम देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो है अक्षांश, और दूसरा है जलवायु। सबसे पहले हम अक्षांश की बात कर लेते हैं। भारत जो है वो भारत के एकदम मध्य से एक कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा जो है वो जो गुजरात है, गुजरात का मतलब भारत के पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर गुजरात के कच्छ से लेकर के जो पूर्व में मिजोरम है वहाँ तक ये मतलब जाती है। कर्क रेखा वहाँ तक होकर गुजरती है। कच्छ से गुजरात के कच्छ से लेकर के मिजोरम तक ये निकलती है कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। एक उत्तरी ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। जो ऊपर कर्क रेखा से ऊपर का भाग है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा से विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय नहीं गर्म होता है, और इससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा से ऊपर का वो उपोष्णकटिबंधीय होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत में ही उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरीके की हम जलवायु देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऊंचाई। जैसे हम देखते हैं भारत जो है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो कि उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो 39 इंच का होता है। तो 1 मीटर भी हमें काफ़ी बड़ा लगता है। जैसे जो सामान्यतः जो लोग मापते हैं वो जैसे एक हाथ से ऐसे करके मापते हैं, तो पूरा जो हाथ होता है इस तरीके से मापते हैं तो वो 1 मीटर होता है। आप समझें कि पूरा एक हाथ जो मतलब पूरा एक जो बाँह होती है, हाथ होता है पूरा, ये लगभग 1 मीटर का अपने अपने अकॉर्डिंग मापा जाता है। तो आप देखें कि काफ़ी बड़ा, 2 मीटर का और भी बड़ा, मतलब कि 30 मीटर तो काफ़ी बड़ा होगा। तो 30 मीटर काफ़ी ऊंचा क्षेत्र होता है। और ये जो है, जो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जितने भी पूर्वी तट हो, पश्चिमी तट हो, तो ये जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ का जो ऊंचाई 30 मीटर होती है। और जबकि हिमालय पर्वत आप समझें कि 6000 मीटर ऊँचा है। कितना ऊँचा होगा? काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊँचा है। अब ये 6000 मीटर ऊंचा हो करके तभी तो ये इतनी जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड है मध्य एशिया में, क्योंकि हमेशा महाद्वीप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड है, तो वहाँ की जो पवनें हैं वो उसको भारत में नहीं आने देता है, इसी कारण से इतना ज़्यादा ऊंचा हो करके। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं वायु दाब एवं पवन को। वायु दाब एवं पवन भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं को संचालित होती हैं। यानी कि भारत की जो जलवायु है वो मतलब मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो मौसम की अवस्थाएं होती हैं और वायुमंडलीय जो अवस्थाएं होती हैं उनके अनुसार ये जो जलवायु होती है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब वायुदाब एवं पवन पर। जैसे वायुदाब एवं धरातलीय पवनें जो संचालित हैं वो 3 प्रकार से हैं। एक वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरी ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा होता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। मतलब क्या है इसका मतलब है, जैसे हमारा मान लीजिए भारत है, कुछ लगभग कुछ इस तरीके से, मतलब लगभग ऐसा हो सकता है। तो ये जो इधर का जो भाग होगा वो पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये नीचे का दक्षिण होगा।
तो उत्तर पूर्वी मतलब कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ से जो आने वाली इधर को पवनें हैं ये उत्तर पूर्वी पवनें कहलाती हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। जब इधर से पवनें यहाँ पर आती हैं इधर की तरफ, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इधर तो सूखा है तो इसके हिसाब से तो फिर हमारा जो भारत है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि पवनें ही अपने साथ वर्षा वगैरह सब कुछ लेके आती हैं। जब ये सूखे स्थान से आ रही हैं इधर को तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके भी कुछ कारण है। पहले हम इसको देख लेते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। ये देखें, दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों में बढ़ती है। ठीक है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सूखे स्थान से आ रही हैं, क्योंकि स्थलीय स्थानों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा या तो कम होती है या फिर होती नहीं है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है उसको हम जानेंगे। उससे पहले हम कोरियोलिस बल को जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन, यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण उत्पन्न आभासी बल जो होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल से क्या होता है कि इस बल के कारण जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध है हमारी जो पृथ्वी है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का भी जो दाहिना हिस्सा है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध, इधर ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो दाहिना हिस्सा है मतलब कि ये वाला हिस्सा, और जो ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है ये वाला हिस्सा, इसका बाईं ओर हिस्सा मतलब कि ये, यानी यहाँ से इधर की ओर विक्षेपित होती हैं इस तरीके से, यहाँ को ऐसे करके, जैसे कि मैंने अपने भारत के मानचित्र मैंने आपको दिखाया था अभी। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। जब पवनें इधर से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ऐसे आती हैं तो फिर इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है और इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, जिस कारण से वर्षा हो रही है। ठीक है। अद्वितीय है मतलब कि सिर्फ ये वाली पवन नहीं है, उत्तर पूर्वी पवन नहीं है हमारे भारत के अंदर, ये अद्वितीय पवनें हैं। यहाँ पर अद्वितीय मतलब एक से ज़्यादा पवनें हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय का जो उत्तरी भाग है, जैसे जो हिमालय पर्वत है इधर की तरफ ये इस तरीके से, तो हिमालय पर्वत का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर ऊपर का जो भाग है यहाँ पर उच्च दाब होता है। उच्च दाब का मतलब यहाँ पर ठंड होती है। ऊपर का जो भाग है यहाँ पर जो चीन वगैरह का और ऊपर का जो भाग है वहाँ पर ठंड होती है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं, वहाँ पर जो चलने वाली जो हवाएं हैं बिल्कुल ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं। दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, यानी कि दक्षिण में निम्न दाब वाले, दक्षिण किधर है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। दक्षिण में निम्न दाब वाले, निम्न दाब का मतलब है कि वहाँ पर गर्मी हो, उसके हिसाब से यहाँ पर गर्मी हो, तो ये वाली जो पवनें वो इधर की तरफ को आती हैं। ठीक है। जिस वजह से ये पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में, ये तो होगी शीत ऋतु की बात, ठंडी की बात। ठंड के मौसम में पवनें इधर को आती हैं, हमारा जो भारत देश है तो ये इधर को आती हैं। कब आती हैं? ये शीत ऋतु में, यहाँ से हमें पता लग गया। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? आंतरिक एशिया, जो एशिया महाद्वीप है उसका जो अंदर का भाग है वहाँ पर, मतलब बीच का जो भाग है यहाँ पर, एवं उत्तर पूर्वी भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वो और पूर्व का जो हिस्सा है वो। उत्तर पूर्वी मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा जहाँ पर हिमालय है उसके ऊपर का मतलब कि इधर वाला, यानी कि भारत से ऊपर का, हिमालय से ऊपर का जो क्षेत्र है वो, वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में? वहाँ पर अब निम्न दाब
उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है। इसी कारण, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। जब यहाँ पर गर्मी रहेगी, यहाँ पर निम्न दाब रहेगा और यहाँ पर ठंड आ जाएगी और यहाँ पर उच्च दाब रहेगा, तो फिर से उच्च दाब कहाँ को चलेगा, उच्च दाब से इधर की ओर चलेगी पवनें। इस बार क्या चलेंगे, इधर की ओर, क्योंकि इधर से इधर की तरफ महासागर है नीचे, जो अरब सागर वगैरह हैं ये सब है, तो जब पानी में से ऊपर को जाएंगे तो फिर ये वर्षा भी आपस में साथ में लेके जाएंगे। जब ऊपर से इधर को आ रही थी शीत ऋतु में, तो अपने साथ ये क्या लेके आ रही थी, बिल्कुल सूखा मौसम, बिल्कुल सूखी हवाएं लेके आ रही थी। और जब ये इधर से अरब सागर से जा रही हैं ग्रीष्म ऋतु में, इधर से पानी की तरफ से ऊपर को जा रही हैं पवनें, तो अपने साथ ही पानी लेके जाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा जो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। यानी कि जो वायु है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर जो है उसके उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त के को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोसड़ महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है, यानी कि जो ऊपरी वायु परिसंचरण है वो पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रकार का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा क्या होती है, जेट धारा को अब हम समझ लेते हैं। लगभग 27 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। यानी कि 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ पर होगा, उत्तरी अक्षांश। जैसे हम मान लीजिए ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अब हम उत्तरी गोलार्ध में जितना ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश आएंगी, और जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो जो अक्षांश आएंगी वो दक्षिणी अक्षांश आएंगी। तो ऊपर की तरफ जाने पर 27 डिग्री से लेकर के, मान लीजिए यहाँ पर 27 डिग्री है, 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का जो 30 डिग्री तक की जो अक्षांश होगी, यानी ये वाला जो बीच का ये क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो उत्पन्न धाराएं होंगी उनको जेट धारा कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये 27 डिग्री से 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड, बीच का यहाँ पर होता है। और ये जेट धाराएं, यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली धाराएं वो जेट धाराएं कहलाती हैं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, यानी गर्मी के मौसम में ना आकर के उसको छोड़ करके पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाहित होती रहती हैं ये हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। यानी कि जब गर्मी का मौसम आता है तो जो सूर्य का आभासी गति होती है उसके साथ ही जो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हैं वहाँ पर जो उत्पन्न हो रही थी 27 से 30 डिग्री के बीच, वो जो होती हैं वो हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। हिमालय का जो भाग है वहाँ उसके उत्तर में, हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। मान लीजिए इतना हिमालय क्षेत्र है तो इसके उत्तर में यहाँ पर चली जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा भी कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो 8 डिग्री कुछ मिनट से मतलब शुरू होता है, तो जहाँ पर 14 डिग्री आ जाता है उत्तरी अक्षांश वहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, और वहाँ पर ये जो है वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा वहाँ पर चलती है, वहाँ पर प्रवाहित होती है। ठीक है,
अब मैं जटधारा के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। जटधारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी ऊंचाई गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जटधाराओं को पहचाना गया है, जिनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जटधाराएं हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु में है, वो तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, एवं देश के तटीय क्षेत्रों में को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब इनसे क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं, जैसे कभी कभी सुनामी वगैरह आ जाती है, कभी बाढ़ बहुत तेज़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी, मतलब यही चीज़ें होती हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये वाला जो है ये इधर का जो पश्चिम महासागर है, प्रशांत महासागर, और ये वाला जो है ये है एशिया महाद्वीप। इसका ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इस तरीके की पवनें चल रही हैं, ये वाली जो इस तरीके की जो पवनें चल रही हैं यहाँ पर, ये वाली जो है ये धरातलीय पवनें हैं, जबकि जो पवनें इस तरीके से डबल लाइन में चल रही हैं, ये वाली जो पवनें हैं, ये एक ये है और एक ये वाली है, एक ये वाली पवन है। तो ये जो पवनें चल रही हैं वो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि जो डबल वाले में दिखाई गई हैं यहाँ पर ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जबकि जो सिंगल वाली है ये वाली ये धरातलीय पवनें हैं, ओके। फिर उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीनों के दौरान मौसम की स्थिति, यानी जून के महीनों में किस किस तरीके का मौसम होता है, किस तरीके से जो पवनें हैं वो चलती हैं। ये वाली जो धाराएं, ये वाली जो पवनें दी गई हैं धरातलीय पवनें हैं, जैसे हमने अभी देखा भी है उस वाले मानचित्र में भी। अब ये वाली जो पवन है, ये वाली ये हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, यानी कि गर्मी के मौसम में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम शुरू होती है वो है ये, और उपोष्ण ये वाली हाँ, तो ये वाली जो धाराएं हैं ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम से आई हैं, इसी वजह से इनको पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जा रहा है, और ये वाली जो है ये पूर्व से आ रही है, इनको इसलिए वजह से पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जा रहा है, और ये वाली जो है वो किधर की तरफ को भी मुड़ जाती हैं, तो इसी वजह से इनको धरातलीय पवनें कहा जाता है, ओके। फिर उसके बाद आता है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी पवनों से इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज़ पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारी की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। किसने दिया था? ये अरबवासियों ने, ठीक है। मानसून में मतलब जो मानसून है वो मौसमी शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है।
यानी कि मानसून का जो प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पर गर्मी का मौसम है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, वहाँ पर 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। यानी कि वो तो 23.5 में रह रहा है, लेकिन ये जो रहता है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मानसून का जो प्रभाव है वो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के मानसून को अगर हमें समझना है तो वहाँ के हमें कुछ जो पॉइंट हैं वो उनको समझना होगा, जैसा कि ये वाले पॉइंट दिए गए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मानसून के आगमन में किस तरीके की ये वहाँ का एक चित्रण दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यानी कि स्थल और जल के गर्म मतलब कि स्थल और जल यानी कि जहाँ पर बिल्कुल धरती है और जहाँ पर जल है वहाँ पर गर्म और ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर, जो स्थल भाग है वहाँ पर निम्न दाब और जहाँ पर समुद्र है, जहाँ पर जल है, वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहने का मतलब बस इतना है कि स्थल जहाँ पर होता है वहाँ पर गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण, यानी कि गर्म है कभी ठंडा है, वहाँ उसकी इस प्रक्रिया के कारण जो स्थल भाग होता है भारत का, वहाँ पर निम्न दाब और जो समुद्र है जहाँ पर जल है वहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये वाला पॉइंट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यानी कि अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की जो स्थिति है वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो जो पवनें होती हैं, मानसून होता है, तो वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा हिमालय है लगभग, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा हिमालय है वो वहाँ से यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर जो पवनें होती हैं गर्मी के मौसम में, ये वाली जो पवनें हैं वो इधर की नीचे की तरफ खिसक जाती हैं जहाँ पर उत्तरी मैदान है, क्योंकि नीचे की तरफ उत्तरी मैदान है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ को नीचे की तरफ ये खिसक जाती हैं। ठीक है, कब? जब गर्मी का मौसम होता है। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। यानी कि जो हिंद महासागर है वहाँ पर मेडागास्कर के पूर्व जो है वहाँ पर लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यानी कि जो उच्च दाब होता है हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर, जो हिंद महासागर है हमारा, वहाँ मेडागास्कर के पूर्व में, मेडागास्कर लगभग इधर की साइड है, मान लीजिए इधर की साइड मेडागास्कर है और ये हमारा मतलब भारत है, और इसके नीचे का जो महासागर है वो हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में यहाँ पर, और यहाँ पर हिंद महासागर में 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर 20, क्योंकि
हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए 8 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो फिर उत्तरी अक्षांश मान लीजिए यहाँ पर बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश शुरू हो रहा है जो विषुवत रेखा है। फिर उसके अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 20 डिग्री है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। तो यहाँ पर 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण अक्षांश है तो यहाँ से ऊपर का जो भाग है यहाँ, और ये जो यहाँ से ऊपर को 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से ऊपर का जो भाग है वहाँ, और इधर से बात करें तो हिंद महासागर से इधर, और मतलब मेडागास्कर से इधर, और हिंद महासागर में जो दाब होता है वो उच्च दाब वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जो भारत का मानसून होता है वो ये वाली जो स्थिति है और तीव्रता है इसकी, वो पूरे भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। जब तिब्बत का पठार है वहाँ पर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि तिब्बत का जो पठार है वहाँ पर गर्मी के मौसम में वहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसका परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है जो तब हिमालय के जो उत्तर पश्चिमी जेट धाराएं जहाँ पर शुरू हो रही हैं तो वहाँ, तथा भारतीय प्रायद्वीप जो है वहाँ उसके ऊपर, यानी कि हिमालय का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, हिमालय का उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ, और फिर ये नीचे को प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाता है। तो इससे ऊपर का जो भाग है ये भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त एक मिनट, अब हम पहले इसको देख लेते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है। ये विषुवतीय अक्षांशों में जो विषुवत रेखा है वहाँ के जो अक्षांश हैं वो विषुवतीय अक्षांश कहलाएंगे। वहाँ पर विस्तृत गर्त यानी कि काफ़ी बड़े गड्ढे एवं निम्न दाब मतलब कि गर्मी का मौसम का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला यहाँ पर क्या होता है, व्यापारिक पवनें होती हैं, विषुवतीय अक्षांश है। यहाँ पर जो भी अक्षांश है वो विषुवतीय अक्षांश कहलाएंगे। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो उत्तर पूर्व से आती हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो पवनें होती हैं ये इस तरीके से यहाँ को आती हैं, इधर की तरफ को ये यहाँ पर मिल जाती हैं आपस में आकर के, इधर से आने वाली भी और इधर से आने वाली जो पवनें होंगी वो यहाँ पर मिल जाती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की अभी आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो लेकिन जब सूर्य होता है उसका जो आभासी गति होती है उसके साथ साथ उत्तर या दक्षिण की ओर ये खिसकना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर उत्तर या कभी ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा तो कभी नीचे की तरफ स्थानांतरण इसका शुरू हो जाता है, खिसकना ये शुरू हो जाता है। ये होता है अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र। अब इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर
दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन को मानसून को प्रभावित करता है। यानी जो दक्षिणी महासागर है उसके ऊपर जो दाब की अवस्थिति होती है उसमें परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय का जो पूर्वी भाग होता है वहाँ पर उच्च दाब होता है। तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। यानी उस टाइम पर हिंद महासागर का जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग है उसमें निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोलन करती रहती है, कभी प्रशांत महासागर में तो कभी हिंद महासागर में, इस तरीके से दोलन करती रहती है। कभी यहाँ पर ज़्यादा, कभी यहाँ पर ज़्यादा, कभी यहाँ ज़्यादा, कभी यहाँ ज़्यादा, तो यही चीज़ जो है वो चलती रहती है, जिसे ये दोलन भी कहा गया है। दक्षिणी दोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण या 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती यानी प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है यानी कि माइनस में है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो जो है वो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण होता है। यह गर्म समुद्री जलधारा होती है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। मतलब कि जो ठंडी पेरू जलधारा है वहाँ पर उसके स्थान पर जो अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का जो विकास हो जाता है, कभी कभी अस्थायी मतलब कभी कभी होता होगा, तो वहाँ पर कभी कभी जब गर्म जलधारा का विकास हो जाता है तो एल नीनो उसका नाम एल नीनो दिया जाता है। यानी कि हर टाइम वहाँ पर ठंडी जलधारा रह रही है, लेकिन अस्थायी रूप से कभी कभी वहाँ पर जब गर्म जलधारा हो जाती है, विकसित हो जाती है, इसका विकास हो जाता है, तो ये प्रक्रिया एल नीनो कहलाती है। ठीक है, जिसका अर्थ है एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मानसून का आगमन एवं वापसी को हम पढ़ने वाले हैं। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। यानी कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं उसके विपरीत जो मानसूनी पवनें हैं वो नियमित नहीं होती हैं। हमने तो ये देख लिया व्यापारिक पवनें किस तरीके से होती हैं, अब हम देखते हैं मानसूनी पवनों को। लेकिन ये नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान, जब उष्णकटिबंधीय समुद्र है जहाँ पर गर्मी है, वहाँ का जो भी समुद्र है वो उष्णकटिबंधीय समुद्र कहलाएंगे। उसके ऊपर प्रवाह के दौरान जब वहाँ पर प्रवाह होता है मानसून का, तो वहाँ पर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर के मध्य सितंबर तक, यानी कि मानसून का जो समय है वो जून से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब ये मानसूनी पवनें आती हैं तो इसके आगमन के समय जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं।
तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें भारतीय मानसून प्रायद्वीपीय दक्षिणी छोर में से प्रवेश करता है। जिनकी जो भारत का प्रायद्वीपीय है वहाँ का जो दक्षिणी छोर है, प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है वहाँ से ये प्रवेश करता है। कब? जब जून का प्रथम सप्ताह होता है उस टाइम पर। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा एवं दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है 10 दिन बाद 10 जून से के आसपास मुंबई पहुंचती है। ये जो मानसून पवन होती है ये 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंच जाती है, जो कि अरब सागर से आती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। जब जून का प्रथम सप्ताह आता है तब तक ये असम में पहुंच जाती है। कौन सी? जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वो। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जब अरब सागर से जब शाखा आती है, अरब सागर की जब ये मानसून की जब ये शाखा आती है तब 10 दिन बाद 10 जून के आसपास ये मुंबई में पहुंचती है। कौन सी? अरब सागर से जो आ रही है। लेकिन वहीं जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो होती है वो भी 10 मतलब जून का जो प्रथम सप्ताह होता है लगभग इसी टाइम पर वो असम में पहुंच जाती है। जो बंगाल की खाड़ी से आई वो असम में पहुंच गई और जो अरब सागर से आई वो कहाँ पहुंच जाती है? अरब सागर वाली मुंबई पहुंच जाती है। इनके मुंबई इधर की तरफ और असम ऊपर की तरफ वहाँ पर पहुंच जाती है। इस तरीके से जो है ये पवनें चलती हैं। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि जब इधर से बंगाल की खाड़ी से पवन शुरू होगी तो फिर वो ऊपर की तरफ पर्वत हैं तो यहाँ से होकर के पहले असम में जाएंगी, फिर वो इधर की तरफ मुड़ जाएंगी गंगा की तरफ को, क्योंकि ऊपर पर्वत काफ़ी ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, इस वजह से। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है। मध्य जून तक, यानी कि जब मध्य जून का जो मध्य 15 जून के आसपास का जो समय होता है वहाँ पर जो अरब सागर की शाखा इधर से आने वाली जो शाखा है वो सौराष्ट्र, कच्छ देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है। गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर कच्छ का जो इलाका है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। ठीक है, यानी कि पहले इधर महाराष्ट्र में जाएगी फिर ऊपर ये इधर गुजरात की तरफ चली जाती है। कब? मध्य जून तक। और जून के पहले सप्ताह में ये जो थी वो ये वाली जो अरब सागर वाली थी ये वहाँ तक पहुँची थी मुंबई तक, और 15 जून आते आते ये ऊपर तक पहुँच गई, यानी कि कच्छ के इलाके तक पहुँच गई गुजरात में। और ये वाली पहले उसमें तो ये जाती है असम तक, यानी कि प्रथम सप्ताह में, और उसके बाद मध्य जून में ये इधर की तरफ गंगा की तरफ मुड़ जाती है। इस तरीके से जो है ये पवनें चलती हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में मिल जाती है। अरब सागर की जो शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों जो है वो गंगा का मैदान, यानी कि इधर से कच्छ के इलाके से जा रही है इस तरीके से, और ये गंगा का जब मैदान आता है तब वहाँ पर मिल जाती है, और ये असम से होती हुई तब इधर को मुड़ जाती है, तब दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर गंगा का जो मैदान है वहाँ पर। फिर उसके बाद दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 30 जून तक होती है। यानी कि कहाँ पर? फिर इसके कारण जब ये मिल जाती है तब जो दिल्ली है वहाँ पर 30 जून का जो समय होता है, 30 जून तक वहाँ पर जो है वर्षा होनी शुरू हो जाती है दिल्ली में। इसके कारण जब ये दोनों पवनें आपस में जाकर के वहाँ पर मिलेंगी गंगा के मैदान में, फिर उसके बाद इसके कारण जो दिल्ली है वहाँ पर 29 जून को बारिश होती है, लगभग 29 जून के आसपास का समय में। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी जुलाई का जो प्रथम सप्ताह आता है, जून के बाद फिर जुलाई आती है, फिर उसके प्रथम सप्ताह में मानसून
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ तक पहुँचता है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पहुँचता है और फिर मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो है ये वर्षा होती है, कैसे शुरू हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी और फिर किस तरीके से वर्षा होती है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। फिर अब हम देखते हैं मानसून की वापसी। इस तरीके से होगी, फिर मानसून फिर वापस आता है। इस तरीके से गया था, वर्षा हुई, सारे पूरे देश में वर्षा हुई लगभग। अब हम देखते हैं मानसून की वापसी कि किस तरीके से वो वापस आता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि इधर वाला जो क्षेत्र है, जो गुजरात से और इधर वाला जो क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहाँ पर उसके राज्यों में सितंबर से प्रारंभ होती है। वहाँ पर जब वापस आती है तो वहाँ से आनी शुरू होती है, वहाँ से प्रारंभ होती है सितंबर के महीने में। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों से पूरी तरह पीछे हट जाता है। जब मध्य अक्टूबर आता है, अक्टूबर के लगभग बीच में 15 अक्टूबर के आसपास जो मानसून होता है वो प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है, प्रायद्वीप भारत मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका जो ऊपर का जो भाग है वहाँ से पूरी तरीके से पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में, प्रायद्वीप का जो दक्षिणी आधा भाग है वहाँ उसमें वापसी की गति तीव्र होती है, यानी कि वहाँ से धीरे धीरे आई, सितंबर अक्टूबर ऐसे कर करके आई। लेकिन जैसे ही ये प्रायद्वीप भारत के यहाँ पर आती है, फिर उसके बाद ये पूरी बहुत तेज़ी से गति करना शुरू हो जाती है, तेज़ी से वापस आती है ये। दिसंबर के आरंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है, यानी कि दिसंबर का जो टाइम आता है वहाँ उसमें के दिसंबर का जो शुरू दिसंबर होता है, वहाँ पर उस टाइम पर देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। नहीं, पूरा का पूरा मानसून फिर ये वापस चला जाता है, जैसे आया था वैसे ही वापस ये चला जाता है। इस तरीके से मानसून आता है और चला जाता है। अब द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, जो द्वीप होते हैं वहाँ पर सबसे पहले वर्षा वहाँ पर होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उससे लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये आना शुरू हो जाती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। जब ये मानसून फिर वापसी आनी शुरू हो जाती है तो फिर शीत ऋतु आ जाती है, यानी कि शीत ऋतु का आने का जो टाइम है वो उसका टाइम है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो है ये मानसून आता है, फिर वापस जाता है, तो शीत ऋतु फिर शुरू हो जाती है। अब ये ऋतु आ गई यहाँ पर, तो अब ऋतुओं को अब हम पढ़ने वाले हैं। ऋतु क्या होती हैं? ऋतुएं मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, यानी कि मानसून के जो जलवायु है, जैसे मानसून आ रहा है उसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी कि अगर एक मौसम आया, फिर एक ऋतु आई, फिर दूसरी ऋतु आई, उसमें मौसम की अवस्था में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में मौसम कैसा होगा, फिर ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा इसका अंतर देखने को मिलता है। अब कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें ये परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएँ होती हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है ऋतुओं में का और जो तापमान का जो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर वर्षा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव काफ़ी ज़्यादा भिन्नता वहाँ पर देखने को मिलती है। और बाकी जो पूरे देश है वहाँ पर वर्षा की ज़्यादा भिन्नता नहीं देखने को मिलती है, जबकि तापमान की ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके से ये अब एक दूसरे के विपरीत हैं। तटीय क्षेत्र और जो आंतरिक क्षेत्र हैं उसके तापमान और जो वर्षा है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उल्टा ये चीज़ देखने को मिलती है, विपरीत। आप अपने क्षेत्र के कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं?
भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये ऋतु हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। ये लगभग ज़्यादातर ये पहचाना जाता है इस तरीके से। अब हम देखते हैं सबसे पहले शीत ऋतु का। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर, अब आप यहाँ पर देखें, ये हमने यहाँ पर क्या देखा था अभी, ये दक्षिण का प्रथम सप्ताह तक ये पूरी तरीके से जो है मानसून वापस चला जाता है, लेकिन शीत ऋतु का प्रभाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर शीत ऋतु का प्रभाव शुरू हो जाता है। अब ये शुरू कब से होती है बिल्कुल तरीके से, मतलब शुरू हो जाती है वो मध्य नवंबर से शुरू होती है। मध्य नवंबर से शीत ऋतु का जो प्रभाव है वो शुरू होता है, ये आरंभ होती है और फरवरी तक ये रहती है। यानी कि थोड़ा जो टाइम होता है वो मिक्स का भी टाइम होता है कि ये वाली एक जा रही है दूसरी आ रही है, इस तरीके से मानसून जाता हुआ होता है और शीत ऋतु आती भी होती है इस तरीके से। भारत के उत्तरी भाग में, भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यानी दिसंबर का और जनवरी का जो ठंडा महीने होते हैं वो ठंडे होते हैं उत्तरी भारत में। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जितना हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तापमान उतना ज़्यादा घटता जाएगा। पूर्वी तट पर चेन्नई की औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस एवं 25 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तर का जो मैदान है वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमपात मतलब कि वहाँ पर बर्फ़ सा जो है वो जमनी शुरू हो जाती है, थोड़े से ऐसे जो ओस सी होती है वो जमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर का जो तापमान काफ़ी ठंडा होता है इस वजह से। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी मतलब ये जो ऋतु आती है इसमें शीत ऋतु, इसमें देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। कौन सी पवनें आ गई हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इधर से आने वाली जो पवनें होती हैं वो, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ये इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ की पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। यानी कि जब इधर से पवनें आती हैं तो जो तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन बाकी जो देश होता है वहाँ पर वर्षा मतलब होती ही नहीं है, कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती हैं। देश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहाँ पर उच्च दाब जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। कब? जब शीत ऋतु आती है तब उच्चावच काफ़ी प्रभावित होकर पवन उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की ओर बहती है, और इसमें क्या होता है कि आसमान साफ रहता है इस मौसम में, तापमान और आर्द्रता कम रहती है, पवन शिथिल रहती है और ये सब परिवर्तित होते रहती हैं। अब शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों में पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो शीत ऋतु होती है उसमें रबी की फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। प्रायद्वीपीय भागों में, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में भी यहाँ पर बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। सूर्य के उत्तर की आभासी जो गति होती है उसके कारण जो भूमंडल की ताप की जो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई
तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि ये जो अब शीत ऋतु थी वो कब तक थी? शीत ऋतु फरवरी तक, और ये जो है ये मार्च से शुरू हो जाती है। फरवरी तक तो रही शीत ऋतु, फिर उसके बाद मार्च से लेकर मई तक, मार्च से लेकर के मई तक ये फिर रहती है ग्रीष्म ऋतु। ये कैसे रहती है इसको देखते हैं हम लोग। ये भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन का पठार तथा उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। यानी कि जो प्रायद्वीप है वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का भी प्रभाव रहता है। बाकी जो प्रायद्वीप से ऊपर का जो भाग है और हिमालय से जो नीचे का भाग है, तो वहाँ पर तापमान गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर 45 डिग्री 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। देश के उत्तरी भाग में, देश का जो उत्तरी भाग है यानी कि ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर ग्रीष्म काल में, कब? गर्मी के मौसम में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू, अब देखते हैं हम लू का। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कब? मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है लू। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर तथा हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी वर्षा तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, यानी कि जो बर्फ़ होता है उसकी भी वृष्टि होती है। उसमें वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इस काल वैशाखी कहा जाता है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जब वैशाख का महीना आता है तो उस टाइम को काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल के प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म जब ऋतु आती है, जब गर्मी का मौसम आता है, तब कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण पूर्वी मानसूनी यानी कि पूर्व की तरफ से ये आती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय से आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आम पर ज़्यादा फर्क पड़ता है और जल्दी से आम पक जाते हैं। इस वजह से वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन फिर दोबारा से, अब ये मई तक का तो ग्रीष्म ऋतु का हो गया, फिर जून से फिर से शुरू हो जाएगी वर्षा। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है और ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुँच जाती हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो मानसून है फिर से ऊपर पहुंच जाता है। और ये किस तरीके से जाता है ये हमने अभी देखा ही है पीछे शुरुआत में। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम की पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
मतलब कि वहाँ पर जो पानी है अगर वो कहीं भी नहीं जाए तो इतना पानी वहाँ पर गिरता है वर्षा का कि अगर हम उसको मापें तो वो 250 सेंटीमीटर तक हो, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकता है। यानी कि जैसे हम स्केल देखते हैं वो 15 सेंटीमीटर की आती है, मतलब छोटी वाली जो स्केल देखते हैं 15 सेंटीमीटर, उससे बड़ी 30 सेंटीमीटर की आती है। तो ये कितनी ऊंची होती है, काफ़ी ऊंची होती है अगर हमें वर्षा के हिसाब से देखें तो। अगर हम कहीं पर वर्षा होती है, अगर हम वहाँ पर उसको लगा करके देखें तो ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है, लेकिन 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। दक्कन का जो पठार है और मध्य प्रदेश के कुछ भाग जो होते हैं उसमें वर्षा होती है जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तब। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं कि वहाँ पर मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। खासी पहाड़ी कहाँ पर है? जो ये हमारा पूर्व का जो क्षेत्र है यहाँ पर है गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। तो ये बीच वाली जो खासी पहाड़ी होती है यहाँ के इसके पूर्व में खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मासिनराम, इसके नीचे यहाँ पर जो है मासिनराम है, वहाँ पर क्या होता है कि विश्व के में सबसे अधिक औसत वर्षा वहाँ पर प्राप्त होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब ये जो गंगा की घाटी है, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यानी कि जो गंगा घाटी है वहाँ पर जितना हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूर्व से जो मान लीजिए गंगा है ऊपर का जो ये है, फिर इधर को जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर, तो जितना हम इधर से इधर को जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा इधर की तरफ ही हो रही है यहाँ पर, और जितना हम इधर को जा रहे हैं वर्षा घटती जा रही है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। फिर हम जब इधर को लास्ट तक आएंगे तो फिर गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा, नहीं बहुत कम वर्षा, लगभग 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मात्र। ठीक है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम इस प्रकार, मतलब मानसून के लिए एक और परिघटना होती है वर्षा में विराम। कभी कभी वर्षा में विराम भी लग जाता है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इस अक्ष या इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबी समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मतलब कि ये है, जब मानसून आता है और गर्त का जो अक्ष होता है, मानसून के गर्त का जो अक्ष होता है मैदान के ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। इनकी जब मानसून आएगा और जो मैदान है वहाँ पर, जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर अगर इसका गर्त होगा तो काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही ये हिमालय की तरफ स्थानांतरित करेगा, ऊपर की तरफ स्थानांतरित करेगा, तब ये यहाँ पर का जो मैदान है वो एक मतलब यहाँ की जो वर्षा है वो काफ़ी मतलब शुष्क होने लग जाती है, यानी कम होनी शुरू हो जाती है। तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। यानी कि जो नदियों के जो पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र हैं उसमें विस्तृत वर्षा होती है, क्योंकि जब ये हिमालय की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ स्थानांतरित होगा तो हिमालय आ जाएगा, तो हिमालय की जो नदियों के पर्वतीय क्षेत्र यानी ऊपर का जो क्षेत्र है पर्वत का, वहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पर थी तो यहाँ पर वर्षा थी, और जब ये ऊपर को शिफ्ट हो गई, ऊपर को स्थानांतरित हो गई, तो यहाँ पर वर्षा हो गई, यहाँ पर सूखा हो गया। तो इस तरीके से ये जो है वो प्रक्रिया चलती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। एवं जान और माल की भारी क्षति भी होती है।
कब? जब पर्वतों पर होती है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जब ऊपर से पानी ज़्यादा आएगा तो क्योंकि अगर मैदान में वर्षा ज़्यादा हो रही है तो वहाँ का जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। उपजाऊ मिट्टी है तो जल्दी पानी को अंदर सोख लेगी। तो लेकिन अगर जब पर्वत के ऊपर वर्षा होगी तो वो पानी अंदर तो सोखेगी नहीं, तो पानी जो है वो नदियों के सहारे से फिर नीचे को आना शुरू हो जाएगा। जब नीचे आएगा तो फिर नदियों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। फिर ज़्यादा पानी होगा तो फिर बाढ़ आएगी, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा होता है, जानमाल की क्षति होती है भारी मात्रा में। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय जो होता है वहाँ पर जो निम्न दाब की तीव्रता होती है, निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। जब बंगाल की खाड़ी है वहाँ के उसके ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति, समय और काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होती है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। जब मानसून की वापसी होती है, कौन से मानसून की? दक्षिण पश्चिम मानसून की। अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, यानी शिफ्ट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। कब? जब अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसमें सूर्य का जो आभासी गति होती है उसके कारण ये ऐसा होता है कि मानसून का गर्त या निम्न दाब वाला जो गर्त है वो उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान में से हट जाती हैं, यानी कि फिर उत्तर के मैदान से भी हट जाएंगी। पहले उत्तर नीचे से गई, फिर उत्तरी मैदान पहुंची, फिर ऊपर हिमालय की तरफ पहुंच गई, फिर ये वापस से ये नीचे की तरफ शिफ्ट करें, फिर यहाँ से और नीचे को शिफ्ट करें, फिर धीरे धीरे करके फिर ये वापस लौटेंगी। तो अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट या स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में, जो नवंबर की शुरुआत होती है उसके प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि जब नवंबर का टाइम आता है तो उसमें जो उत्तर पश्चिम भारत है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसके ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। कि वो जो उत्तर पश्चिम भारत है ये वाला, मतलब ये इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम का जो ये वाला क्षेत्र है वो किधर की तरफ बंगाल की खाड़ी की पर स्थानांतरित हो जाता है, उधर की तरफ ये चला जाता है निम्न दाब वाली अवस्था। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करता है, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों अथवा अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण। अब वर्षा के वितरण को हम देखते हैं।
पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु जो पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? जो पश्चिम तट हैं और उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा जा रही है, लेकिन जो पश्चिम भारत है, राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में यह सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? अब इतनी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के विशेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात वो हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्षा से दूसरे वर्ष होने के वार्षिक वर्षा की मात्रा से भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर बाढ़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और जहाँ पर सूखा पड़ता है मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सूखा पड़ने की आशंका रहती है। मानसून एकता का परिचायक, इसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम इसको मानचित्र को देख लेते हैं, जितने मानचित्र ये अभी गए हैं यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में। ये वाले तो हमने देख लिए थे। फिर इसके नीचे ये वाले जो मानचित्र थे ये यहाँ इसको देख लेते हैं। मानसून का आगमन किस तरीके से होता है। ये वैसे मैंने आपको मतलब इसके बिना वैसे मानचित्र बना के भी दिखाया था कि 1 जून में किस तरीके से ऊपर की तरफ ये ऐसे करके जाती हैं। ये यानी कि जिस तरीके से ये जो रेखाएं दी गई हैं यहाँ पर, जो मानसून है वो इस तरीके से इधर की तरफ को आता है और ये वाला इधर की तरफ को चला जाता है, फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। ये वाला मानसून ये 15 जुलाई को ऐसे जाता है, 1 जुलाई को यहाँ पर पहुँच जाता है। पहले यहाँ से शुरू होता है 1 जून से यहाँ पर शुरू होगा यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद 5 जून आते आते हैं ये जो अरब सागर से इधर की तरफ को शुरू हो जाएगा। फिर 10 जून को इस तरीके से यहाँ पर ये मानसून जो है वो जाएगा। फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे जाने के बाद 10 जून तक यहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद 15 जून को इस तरीके से यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ से होकर के जाएगा, और 1 जुलाई को यहाँ से कच्छ के इलाके से यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा, और 15 जुलाई को इस तरीके से यहाँ पर जाता है। इस तरीके से मानसून जो है वो आता है। इससे अच्छे तरीके से मैंने आपको वैसे पहले समझा दिया है अभी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब। अब देखिए दिसंबर में फिर 1 दिसंबर को, हाँ, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर ये वापस भी आता है। सितंबर में फिर ये इस तरीके से वापस आता है 1 सितंबर को, 15 सितंबर को, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को इस तरीके से वापस आता है। यहाँ से होकर के आता है, मतलब कि 1 अक्टूबर को। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर को इस तरीके से वापस आना शुरू हो जाता है। ये यहीं पर ही वापस आ जाता है जहाँ से जैसे जैसे गया था लगभग उसी तरीके से वापस आता है। फिर उसके बाद हम देखें मौसमी वर्षा जून से लेकर सितंबर तक कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इसके बीच में। अब फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला गहरा नीला वाला, ये वाला और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और फिर ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और इस वाले क्षेत्र में 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच, इस वाले क्षेत्र में फिर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच, और फिर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। फिर उसके बाद वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा में ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र ये यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है।
फिर उसके बाद ये वाला जो ये इसके साइड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच, और फिर उसके बाद ये इसके जस्ट बराबर वाला जो क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, यहाँ 200 से यहाँ भी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और फिर ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, इस तरीके से जो है चलती रहती है, कम होती जाती है वर्षा। और फिर अब हम देखते हैं इसको मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत से निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी बढ़ती है और ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी जो भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसके कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहते हैं। उत्तर से दक्षिण, एक मिनट, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।